डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामर्थ्य यानी कॉम्पिटेंस क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी उस क्लास में हमने भ्रूणीय प्रेरण क्या होता है उसके बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में हम जान चुके हैं। तो भ्रूणीय प्रेरण और सामर्थ्य ये एक दूसरे के साथ चलने वाले पद हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। भ्रूणीय प्रेरण और भ्रूणीय प्रेरण के दौरान जो कोशिकाएं प्रेरित हो सकने की क्षमता होती है वो सामर्थ्य होती है। यानी भ्रूणीय प्रेरण और सामर्थ्य एक दूसरे के साथ ही कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। बात आती है कि हमने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पढ़ तो लिया, लेकिन उससे संबंधित दो प्रश्न और उठाए जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जो प्रेरक होता है क्या वो किसी भी ऊतक को वही संरचना बनाने के लिए प्रेरित करता है या कोई और दूसरी। पहला प्रश्न कहता है हमारा भाई कि कोई भी जो प्रेरक है वो किसी ऊतक को वही संरचना बनाने के लिए प्रेरित करता है या किसी और को। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कोई जो प्रेरक है उसका प्रभाव समय के निरपेक्ष होता है, यानी हम ये कहें कि जो संगठक होता है उस संगठक को गैस्ट्रोला के बहुत बाद की अवस्था में अगर उसको हम प्रतिरोपित करें तो क्या वह द्वितीय अक्ष का प्रेरण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये दो प्रश्न प्रेरण से संबंधित हो सकते हैं और इन दोनों का ही जवाब हमें सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार किसी विशिष्ट कोशिका समूह में प्रेरण करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार किन्हीं विशिष्ट कोशिकाओं में प्रेरित होने की क्षमता भी पाई जाती है। तो जिन कोशिकाओं में प्रेरित होने की सामर्थ्य होती है वही प्रेरित होंगी। तो हर कोई कोशिका प्रेरित नहीं होती है। ठीक है, दोनों का जवाब मिल गया हमें। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जब समय मिलेगा, उपयुक्त समय निकल जाए और वही कोशिका या उसकी जो डॉटर सेल्स होंगी वो प्रेरित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्नों का जवाब है। साथ ही कि जो प्रेरण है, प्रेरण से कोई भी ऊतक हर किसी समय प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि प्रेरक के प्रति कोई विशेष प्रकार का ऊतक ही संवेदनशील या रेस्पॉन्स देता है, अनुक्रिया करता है, और वह भी किसी एक निश्चित विशिष्ट समय अवधि में ही होती है। तो भ्रूण की ये जो विशिष्टता है, ये विशिष्टता कॉम्पिटेंस कहलाती है। सामर्थ्य के बारे में सर्वप्रथम C.H. वेडिंगटन ने 1932 में इसकी खोज की, इसको परिभाषित किया और कॉम्पिटेंस शब्द प्रतिपादित किया। किसने किया ये? वेडिंगटन ने 1932 में। परिभाषा क्या हो सकती है इसकी कि भ्रूण के किसी भाग की प्रेरित हो सकने की क्षमता सामर्थ्य कहलाती है। यानी भ्रूण का कोई भाग जिसमें अब किसी दूसरी कोशिका के द्वारा या किसी प्रेरक के द्वारा प्रेरित हो सकने की क्षमता सामर्थ्य कहलाती है। अन्य शब्दों में हम कहेंगे कि सामर्थ्य भ्रूणीय ऊतक की वह कार्य की अवस्था है जो उसे किसी नियंत्रक उद्दीपन यानी इंडक्शन के प्रति विशिष्ट प्रकार के संरचना विकास करने की अनुमति प्रदान करती है। वेडिंगटन ने बताया कि भ्रूण में विभेदन हेतु सिर्फ प्रेरण की परिघटना को महत्व देने के बजाय प्रेरण और सामर्थ्य दोनों के संयुक्त प्रभाव या अंत्यक्रिया को महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि इंडक्शन की जो क्रिया है वो सिर्फ इंडक्शन से ही नहीं होती है, साथ के साथ उसके सामर्थ्य कॉम्पिटेंस होना भी जरूरी है। ये दोनों संयुक्त प्रभाव से ही संभव हो पाता है। वेडिंगटन के अनुसार भ्रूण में
इवोकेटर यानी एक प्रकार का वो भी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है, ठीक है। तो इवोकेटर सामर्थ्य तंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि अकेला इवोकेशन। या इवोकेशन यानी कि वही प्रेरण वाली बात आ गई। तो सिर्फ प्रेरण को ही हम महत्व ना दें, प्रेरण के साथ साथ उसको हम सामर्थ्य को, यानी इवोकेटर और सामर्थ्य दोनों तंत्रों को संयुक्त रूप से हमें महत्व दिया जाना चाहिए। अब आता है कि जो सामर्थ्य होता है, वो सामर्थ्य को हम कैसे पहचान सकते हैं और वो कितने प्रकार का हो सकता है। बेडिंगटन ने भ्रूण में विभेदन हेतु सिर्फ प्रेरण की परिघटना को महत्व देने के बजाय उसने क्या किया कि प्रेरण और सामर्थ्य दोनों के संयुक्त प्रभाव या अंत्यक्रिया को ज़्यादा महत्व दिया। और उनका मानना था कि भ्रूण में इवोकेटर सामर्थ्य जो तंत्र होता है वो महत्वपूर्ण है, न कि अकेला इवोकेशन। तो इनके अनुसार जो प्रेरक पदार्थ होते हैं, उन प्रेरक पदार्थों को वो तो बात सही है कि वो अविशिष्ट यानी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, परंतु उन्हें जो स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता जो प्रदान की जाती है वो कोशिकीय सामर्थ्य से मिलती है, ठीक है। यानी हम ये तो मानते हैं कि जो प्रेरक होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, लेकिन उसको नॉन स्पेसिफिक से स्पेसिफिसिटी यानी कि उसको विशिष्ट बनाने के लिए कोशिकीय सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। कई प्रयोगों में यह पाया गया है कि अनेक प्रकार के जो प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक जो प्रेरण कर सकते हैं, यानी प्रेरक अविशिष्ट तो होते हैं परंतु उनकी जो अनुक्रिया है वो विशिष्ट कोशिकाएं ही दर्शाती हैं। तो इस तरह प्रेरक का कार्य किसी कोशिका को कई संभावित मार्गों से किसी एक मार्ग पर धकेला जा सकता है। इसके लिए हम सामर्थ्य को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आता है कि सेल स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस। पहला कोशिका विशिष्ट सामर्थ्य, कोशिका विशिष्ट सामर्थ्य सेल स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस। यदि कोई विशिष्ट कोशिका ही एक प्रेरक संकेत के प्रति अनुक्रिया दिखाए और शेष कोशिकाएं अगर कोई क्रिया नहीं दिखाए तो उसको हम कोशिका विशिष्ट सामर्थ्य कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोई विशिष्ट कोशिका जब किसी एक कोशिका को प्रेरित करे, सिर्फ एक कोशिका को, और अन्य कोशिकाएं अप्रभावित रहे या उसके प्रति कोई अनुक्रिया ना दिखाए, तो वो हो जाएगा सेल स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस। सेकंड नंबर आता है अवस्था विशिष्ट सामर्थ्य यानी स्टेज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रेरक या इंड्यूसर किसी समय विशिष्ट या एक विशिष्ट भ्रूणीय अवस्था पर ही प्रभावी हो तो उसको हम अवस्था विशिष्ट सामर्थ्य कहते हैं। थर्ड नंबर आता है स्पीशीज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस यानी कि जाति विशिष्ट सामर्थ्य। इसमें क्या होगा कि जब कोई प्रेरक एक जाति विशेष की कोशिकाएं प्रेरक संकेत की प्रतिक्रिया दर्शाती हैं तो वह जाति विशिष्ट सामर्थ्य कहलाता है। तो इस प्रकार हम सामर्थ्य को 3 प्रकार से पहचान सकते हैं, सेल स्पेसिफिक, स्टेज के आधार पर और स्पीशीज के आधार पर। अब बात आती है कि जो सामर्थ्य होता है उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, उनकी अणुजैविकी क्या होती है। तो प्रेरण की जो क्रियाविधि होती है उसको समझने के उपरांत तथा सामर्थ्य का अध्ययन करने से हमें यह अनुमान लगाना कठिन कार्य है कि विभेदन हेतु जीनों की गतिविधि आवश्यक है या नहीं है। प्रेरक के प्रति किसी विशिष्ट समय से पहले और उसके बाद अगर कोई कोशिका गति प्रदर्शित नहीं करती है या करती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिका में कब कौन से जीन
सक्रिय है या नहीं है। यानी कि ये क्रिया किस पर निर्धारित हो गई, एक तरीके से जीनोम पर, जीनों के नियंत्रण के द्वारा। तो जब किसी विशिष्ट प्रेरक से संबंधित जीनोम अनुक्रिया कोशिकाओं में सक्रिय होंगे तब वे प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। गुणोद्भवन की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों में अलग अलग भाग सक्रिय पाए गए और उन भ्रूणीय मतलब भ्रूण की जो विभिन्न अवस्था हैं उनमें कई प्रकार के आरएनए के संश्लेषण होते हैं, उनमें भी अंतर पाया जाता है। तो इस अंतर के द्वारा उनमें स्पेसिफिसिटी आती है। यह प्रेरक या प्रेक्षण सामर्थ्य के पीछे कई जो निहित मॉलिक्यूलर जो कारण होते हैं उनके ऊपर ही प्रकाश डालता है। किसी प्रेरक के लिए जो कोई कोशिका अनुक्रिया प्रदर्शित करेगी जिसमें प्रेरक रसायन को ग्रहण करने हेतु रिसेप्टर्स होंगे, उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी होंगे। तो प्रेरक के जो कारक होंगे, प्रेरक कारक अनुक्रिया कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है उस पर उपस्थित ग्राही अणु से बॉन्ड बनाता है या सीधे उसके अंदर प्रवेश करता है। बात समझ में आई कि जब कोई प्रेरक कारक है वो अनुक्रिया जो कोशिका होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर से जाकर के बॉन्ड बनाता है या फिर वो सीधे जाकर के प्रवेश करता है तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं जीनों के जो समुच्चय होते हैं उनके अनुलेखन द्वारा कोशिका को विशिष्टीकृत बनाता है या उनको विभेदित करता है। इस प्रकार जैव आणविक दृष्टि से सामर्थ्य ग्राही अणु यानी रिसेप्टर्स या अनुलेखन कारकों की उपस्थिति के कारण प्रेरक संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने की क्षमता है। यानी कि कॉम्पिटेंस इज द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू रेस्पॉन्ड टू इंडक्टिव सिग्नल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इस तथ्य के पक्ष में अनेक प्रमाण उपलब्ध हो चुके हैं। यानी कि एक उदाहरण लिया जाए, PAX6, ये स्तनधारी जो जीव होते हैं उनके नेत्र परिवर्धन में एक कॉम्पिटेंस फैक्टर की तरह कार्य करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है PAX। सिक्स, ठीक है, PAX6 ये स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें नेत्र को डेवलप करने के लिए एक प्रकार का कॉम्पिटेंस फैक्टर है और यह एक्टोडर्म को ऑप्टिक वेसिकल्स के प्रेरक संकेत हेतु समर्थ बनाने का कार्य करता है, यानी उसको समर्थ प्रदान करता है। PAX6 कारक को बनाने वाला जो जीन है यदि असक्रिय हो जाए, ठीक है, तो ऐसे चूहों में परिवर्धन में नेत्र व नासिका का विकास नहीं हो पाता है। एक प्रकार के कॉम्पिटेंस फैक्टर है और ये कॉम्पिटेंस फैक्टर अगर हम इसको निकाल दें, हटा दें, तो जो चूहा होगा या कोई भी स्तनी होगा जिसमें ये फैक्टर पाया जाता है उसमें इसकी अनुपस्थिति के कारण नेत्र और नासिका का विकास नहीं होगा। तो ये है इसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सीधी सीधी सी बात ये है कि इसमें जो जीन होंगे वो mRNA के जो द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होगा उसके द्वारा जीन नियंत्रण होगा और जीन नियंत्रण की सहायता से ही वो कॉम्पिटेंस प्रभाव को प्रभावित करेंगे। अब आता है सामर्थ्य का महत्व, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सामर्थ्य संभवतः भ्रूण का सामान्य रूप से परिवर्तित करने में सहायता करता है। पहली बात क्या हो गई कि सामर्थ्य जो भी है, किसी भी प्रकार का भ्रूण हो, उस भ्रूण में जो आगे का विकास होगा वो सामर्थ्य के द्वारा ही होता है। विभाजन होने की क्षमता या आगे वृद्धि करने की क्षमता है, वो परिवर्तित करने की क्षमता सामर्थ्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। सामर्थ्य के द्वारा भ्रूणीय कोशिकाओं का जो एपिजेनिक या एपिजेनेटिक लैंडस्केप है उसको भी दर्शाया जा सकता है। बेडिंगटन ने सामर्थ्य हेतु अनेक अनुक्रिया मार्गों की पहचान की और उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया, क्रियोड। बेडिंगटन के अनुसार प्रेरक पदार्थ तो नॉन स्पेसिफिक होता ही है, परंतु उसको स्पेसिटी या स्पेसिफिक बनाने के लिए कोशिकीय
सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यानी कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को नॉन स्पेसिफिक से स्पेसिफिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान सामर्थ्य का होता है।